उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, कल मैंने बताया था आपको संक्रमित रोग फैलने के कारक और कारण के क्या क्या साथ होते हैं, उसके संसाधन के भी विषय में बताया। संसाधन, कुछ ऐसे संसाधन और कुछ साधन भी है। संसाधन से ही तात्पर्य आता है साधन का। कुछ रोग फैलते हैं हमारी अपनी आवश्यकता हिसाब से, कुछ रोग क्या होते हैं बिना जरूरत के भी आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना परिस्थिति के भी परिस्थिति पैदा हो ही जाती है। तो ऐसा भी देखा गया। और वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से कुछ संक्रमित रोग के भी फैलते हैं। लैंगिक शिकार भी हो जाते हैं हम लोग। तो ऐसे कई सारे रोग हमने दिखाया था। तो खास करके बात आता है अंगों का, ऊतकों का संक्रमण। कोई अंग में किसी प्रकार का रोग हो गया, आखिर उस अंग में जो ऊतक मौजूद है वह ऊतक किस प्रकार उस अंग को सुरक्षा दे रहा है, या फिर बीमारी से लड़ रहा है या नहीं लड़ रहा है। तो कह रहा है कि रोग उत्पन्न करने वाले, जो भी रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणु सूक्ष्म जीव है, अलग अलग प्रकार के ऊतकों और अंगों को क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं। अलग अलग अंगों को संक्रमित, जैसे फेफड़े की समस्या है तो इसका तात्पर्य है हवा के द्वारा जो सांस लिए, सांस लेने में कई सारे बैक्टीरिया सूक्ष्म हमारे क्या आते हैं शरीर के अंदर में आ जाते हैं। वह क्या करते हैं, हमारे फेफड़े जैसी समस्या का उत्पन्न बीमारी करते, सांस फूलना, दमा, अस्थि मज्जा, ऐसे कई सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। खास करके अस्थमा की बीमारी लगभग भारत के ऐसा कोई क्षेत्र है जहां नहीं पाया जाता। खास करके इसका मुख्य तौर है कि इसका संबंध है एल्युमिनियम वाले पात्र पर भोजन का पकना और बनना, परोसना, इससे जुड़ा हुआ। लेकिन पहले की अगर सभ्यता की बात किया जाए तो पहले एल्युमिनियम के पात्र ना हुआ करता था और अस्थमा जैसे बीमारियां भी बहुत कम देखने को मिलता था। गरीब घरों में यही चलता है और इसका कारण है कि अस्थमा जैसे रोग सबसे ज्यादा शिकार होता हुआ जा रहा है। कारण ऐसा सूक्ष्म जीव के प्रवेश के स्थान पर भी निर्भर करता है। कुछ सूक्ष्म जीव है जो हमारे लिए लाभदायक भी है, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक भी है। मैंने ये भी बात बताया था पिछले वीडियो में कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक है कैसे, कुछ सूक्ष्म जीव हानिकारक है कैसे, ये भी मैंने बताया था। कुछ बैक्टीरिया के विषय में बताया था कि जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है लेडीज वेजाना के साथ साथ एक दही में भी पाया जाता है। जैसा दही में वैसा वेजाना में, लेकिन फिर भी दही वाला तो हम लोग खा लेते हैं, ये हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन कुछ ऐसा है जो हानिकारक भी है। तो बैक्टीरिया भी शरीर के लिए कुछ लाभदायक है तो कुछ हानिकारक भी साबित होते हैं। कारण नाक से होकर हवा के साथ प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीव फेफड़े एवं श्वसन मार्ग को संक्रमित करते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हवा में कई सारे धूल हमारे शरीर में प्रवेश करता है। शरीर में प्रवेश करता है, श्वसन तंत्र, श्वसन नालिकाओं को क्या करता हुआ नुकसान पहुंचता है। इसके साथ साथ फेफड़ा जैसे समस्याएं, फेफड़े की बीमारी, दम फूलने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसका मुख्य कारण कहां से हुआ, तो हवा में मौजूद जो सूक्ष्मजीव है उसके माध्यम से। इसी प्रकार मुंह से होकर प्रवेश करने वाले सूक्ष्मजीव गले एवं आहार नाल को संक्रमित करता है। हम लोग भोजन करते हैं तो कई सारे सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया भी घसीट देते हैं खाते समय, पता नहीं चल पाता है। तो वह हम तो ग्रहण कर ले, लेकिन वह हमारे शरीर को क्या करता है, नुकसान पहुंचाने में कोई अपना कमी नहीं छोड़ता है। पूरे शरीर को क्या करता है, नुकसान पहुंचा के ही रखता है। खास करके जब निर्जलीकरण की बात किया जाए तो निर्जलीकरण में आदमी का शरीर पूरा हो जाता है, थकावट से भर गया, शरीर का सारा पानी उतर जाता है। ये भी एक प्रकार का हैजा का ही रोग का उपद्रव के तरह दिखता है, जो गंदे जल के कारण ही होता है। तो गंदे जल से सबसे खतरनाक बीमारी होने वाले संक्रमण रोग तो वो है हैजा रोग। कह रहा ये यकृत में भी जा सकते हैं, सही बात है, यकृत में ये जाते हैं तो वहां पर भी क्या करें, यकृत को पूरा प्रभावित कर ही डालते हैं। कह रहे टाइफाइड पैदा करने वाले जीवाणु एवं हेपेटाइटिस पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव इसी प्रकार का शरीर में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। हेपेटाइटिस दो तरह के, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। ऐसा भी कहा जाता है हेपेटाइटिस बी वाले व्यक्ति जल्द मरने की संभावना रहता है, एक और तो इलाज भी चलते रहता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हेपेटाइटिस बी से ग्रसित है लेकिन लंबे समय से जीते हुए आ रहे हैं, तो वो पुराने मनुष्य हैं।
नया वाला मनुष्य को हो गया तो होते साथ कहानी होकर खत्म है, 84 की तैयारी में लग जाइए। तो पुराना जो मनुष्य है उसका कार्यकलाप चल रहा है, अच्छा खासा क्रियाकलाप हो रहा है, लेकिन वर्तमान में अगर हो जाए नया युवक सबके तो उसको कोई रोक नहीं सकता। पुराना आदमी सब घी मट्ठा मेवा मलाई खाया हुआ आदमी है, अभी हम लोग एकदम खादे खाते हैं, तो कहाँ से लड़ पाएगा सूक्ष्म जीव। कह रहा है कि ऐसा हमेशा नहीं होता है कि सूक्ष्म जीव जिस अंग में प्रवेश करे केवल उसी अंग को क्या करे, संक्रमित करे। प्रवेश किया दूसरा अंग में भी क्या करेगा, वह नुकसान पहुंचाता ही है। ऐसा नहीं कि जिसमें गया केवल उसी, उसके अलावा कई सारे अंग को क्या करते हैं, अपाहिज समझिए बना देते हैं, काम करने के लिए वह सक्षम नहीं रहता है। तो स्वास्थ्य के विषय में भी हमने बताया था कि ऐसा व्यक्ति जो मानसिक, सामाजिक और कार्यशील के लिए हमेशा क्या रहे, सक्षम रहे, तत्पर रहता है, तो वह व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर वह काम नहीं कर सकता है, हमेशा शरीर में थकान रहता है, सर दर्द करता है, चक्कर आता है, काम नहीं कर पाता है, तो अर्थात वह क्या है, स्वास्थ्य जगह वह रोगी है, इसलिए वह काम नहीं कर पाता है। तो एड्स जो है, एड्स के विषय में भी बताए थे, एड्स कैसे फैलता है। एड्स खास करके लैंगिक संपर्क से होता है, ये भी बताए थे। इसका उपचार है कि महिलाओं को एक खुट्टा में बांध दिया जाए और पुरुष को एक खुट्टा में बांध दिया, जब तक कि शिशु जन्म ना ले ले तब तक पुरुष को महिला के संपर्क में आने नहीं दिया जाए। तो इससे क्या होगा, HIV का फैलाव ना होगा और एड्स उत्पन्न नहीं लेगा। यही तो साधारण इलाज है। दूसरा साधारण इलाज क्या है, तो कह रहा है कि एड्स वायरस जो है, खास करके HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, खास करके इसको हम कह सकते हैं, इसका संपर्क किससे है, मुख्य रूप से खून से है। खून के जो है जरिए से ये फैलता है। ऐसा भी कहा गया जिस व्यक्ति को एड्स है अगर उसके साथ खाना खा ले तो एड्स नहीं फैलेगा, लेकिन वह दाढ़ी बना लिया, कट गया, तो फिर दूसरा आदमी को दाढ़ी बना दे, वो क्या होगा, एड्स से संक्रमित हो जाता है। तो क्या कह रहा है, यद्यपि लैंगिक अंगों द्वारा शरीर में प्रवेश करता है, यानी संपर्क बनाने के जब माध्यम से क्या होता है, उसके शरीर में आ जाता है, लेकिन वह लसिका ग्रंथि में फैलता है। कहाँ फैलता है, रक्त लसिका में। खून का जहां लसिका है, रक्तवंग और लसिका में अंतर भी बताए थे आपको, तो वहां पर क्या करता, फैल करके वो उसको डैमेज कर देता है। इसका प्रभाव पूरे शरीर में प्रवेश करता है, परंतु पूरे शरीर में फैल जाता है। तो जब पूरा शरीर दिखेगा प्रभावित है, इसका मतलब है पूरे शरीर में वो फैला हुआ है, तभी तो पूरा शरीर दिख रहा है। अगर पूरा शरीर में नहीं दिखता तो नहीं फैला हुआ समझ में आता। अब आता है मलेरिया। मलेरिया, अब इतना जानते हैं कि सर मलेरिया मच्छर के काटने से, बिल्कुल सही बात है। डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, तरह तरह के बीमारी होता है मच्छर, मक्खी, फफूंद, इस सब के काटने से, होने से। करा गया मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जो होता है, इसके क्या होता है, प्लाज्मोडियम मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करता है और यकृत में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, यकृत में। तो भाई यकृत अर्थात लीवर में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंचता है, लीवर में। इसके बाद वह रक्त प्रवाह में आता है। कहाँ आता है, रक्त प्रवाह में। खून का रफ्तार जहाँ पकड़ता है वहां पर आके क्या होता है, शामिल होता है और लाल रुधिर अर्थात लाल खून उसके साथ कोशिका में प्रवेश करता है और शरीर को बीमार पड़ाना शुरू कर देता है। खून के तरह तरह की बीमारी खून में आने लगता है। कह रहा जापानी मस्तिष्क ज्वर उत्पन्न करने वाला वायरस मच्छर के काटने से क्या होता है, शरीर में प्रवेश करता है। देखिए भारतीय ने जापान के जापानी मस्तिष्क ज्वर, जापान के द्वारा एक मच्छर क्या है भारत पर आ गया, पता नहीं क्या कारण से उसको जापानी नाम दिया गया। तो वह मच्छर काटता है तो शरीर में बुखार आता है। अक्सर आप लोग देखे होंगे बुखार आने का कारण मच्छर ही साबित हुआ है। मच्छर काटने से बुखार तरह तरह के, मलेरिया,
फाइलेरिया, डेंगू ऐसे बीमारी होते हैं। जिस अंग में संक्रमण प्रारंभ होता है, जहां पर शरीर के जे भाग में संक्रमण शुरू होता है, उसी अंग में बीमारी के लक्षण प्रकट करते हैं। सही बात है, वही अंग में बीमारी का लक्षण दिखता है। डॉक्टर फिर क्या करते हैं, उस अंग का इलाज करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उस बीमारी का निपटारा हो जाता है, तब जाकर के आदमी स्वस्थ हो जाता है। तो आज का क्लास में हम पूरा बताए अंगों तथा ऊतकों का संक्रमण। क्या बताए? अंगों तथा ऊतकों का संक्रमण। कल हम बताएंगे संक्रमण रोगों के सामान्य प्रभाव। क्या? संक्रामक रोगों के समान प्रभाव। संक्रमण रोग का क्या क्या प्रभाव है, इस पर कल की चर्चा होना निश्चित हुआ है। जय हिंद, जय भारत।